हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनकेबी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जियोग्राफी का एक मॉडल पेपर है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला पूछ रहा है प्रश्न, भू संतुलन मतलब कि भू संतुलन क्या है। तो देखते हैं। भू संतुलन या समस्थिति का अर्थ है पृथ्वी की भूपटल के सतही ऊंचाई के रूप में स्थित पर्वतों, पठारों और समुद्रों के उनके भार के अनुसार भूपटल के नीचे स्थित पिघली चट्टानों के ऊपर संतुलित बनाए रखने की अवस्था। पृथ्वी का स्थल मंडल अपने नीचे स्थित स्टेनोस्फीयर पर एक प्रकार से तैरता हुआ स्थित है और संतुलन के लिए यह आवश्यक माना जाता है कि जहाँ धरातल या धरती पर ऊंचे पर्वत या पठार हैं वहाँ स्थल मंडल की मोटाई अधिक है और इसका निचला हिस्सा पर्वतों की जड़ों की तरह स्टेनोस्फीयर में अधिक गहराई तक घुसा हुआ है। पर्वतों के नीचे स्थल मंडल के इस नीचे स्टेनोस्फीयर में प्रविष्ट भाग अथवा समुद्रों के नीचे कम गहराई तक घुसे भाग के संतुलन की व्याख्या करने वाले 3 मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, आइसोस्टेसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम क्लैरेंस डल्टन ने 1889 में किया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, समतल तल किसे कहते हैं। ये भी 200 शब्दों में पूछ सकता है या 50 शब्दों में पूछ सकता है लिखने के लिए। तो देखते हैं। समतल तल को हिंदी में क्षतिपूर्ण स्तर भी कहा जाता है। यह एक ऐसा स्तर है जहां किसी जल निकाय जैसे कि महासागर या झील के जल और वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान संतुलित होता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं देखते हैं। समतल की विशेषताएं। पहला दिया विशेषता, यह वह स्तर है जहां जल में घुली हुई गैसों का दबाव वायुमंडल के दबाव के बराबर होता है। दूसरा, इस स्तर पर जल में गैसों का घुलन और वायुमंडल में गैसों का वाष्पीकरण संतुलित होता है। तीसरा, समतल तल का स्तर जल के तापमान, लवणता और दबाव पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका महत्व देखते हैं। समतल तल का महत्व, यह जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद करता है। दूसरा, यह जल निकाय में गैस के चक्र को नियंत्रित करता है। तीसरा, यह जलीय जीवन को प्रभावित करता है क्योंकि जल में घुली हुई गैसें जलीय जीवों के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। ठीक है, शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। पूछ रहे हैं, वेगनर द्वारा प्रदत्त महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। आलोचनात्मक। ठीक है, मेरी राय यही है कि आप लोग कुछ भी पढ़ें उसकी आलोचनाएं जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आलोचनाएं आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएंगी कि कैसे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ठीक है, तो आप लोग दोनों पहलुओं को समझने में काफ़ी मदद होता है। वेगनर द्वारा प्रदत्त महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की मुख्य बिंदु। ठीक है, मुख्य बिंदु देखते हैं कि इसका क्या है। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु, पहला है महाद्वीपों का प्रवाह। वेगनर ने प्रस्तावित किया कि महाद्वीप एक समय में एक साथ जुड़े हुए थे और धीरे धीरे अलग हो गए। दूसरा, पेंजिया महाद्वीप। वेगनर ने सुझाव दिया कि सभी महाद्वीप एक समय में एक विशाल महाद्वीप पेंजिया में जुड़े हुए थे। तीसरा, महासागरीय खाई।
वेगनर ने सुझाव दिया कि महाद्वीपों के प्रवाह के कारण महासागरीय खाई बनी। ठीक है, इसकी आलोचनाएं देखते हैं कि वेगनर की क्या क्या आलोचनाएं हैं। पहला है आलोचना, अभाव आंकड़े। वेगनर के सिद्धांत को समर्थन देने के लिए पर्याप्त आंकड़े नहीं थे। दूसरा, उनकी आलोचना है कि भूगर्भिक प्रक्रियाओं की अनदेखी। वेगनर ने भूगर्भिक प्रक्रियाओं जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स की अनदेखी की। चौथा है, वेगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह की गति को स्पष्ट नहीं किया। पांचवा आलोचना है कि वेगनर ने महासागरीय खाई उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट नहीं किया। ठीक है, इसे यह निष्कर्ष निकलता है, वेगनर का प्रवाह सिद्धांत एक महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन इनमें कई कमियां थी। बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत ने महाद्वीपों की प्रवाह की व्याख्या की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी है कि स्थल रूपों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, क्लासिफाई लैंड्स फॉर्म। स्थल रूप अथवा स्थलाकृति, जिसे अंग्रेजी में लैंड फॉर्म, भूगोल और अन्य पृथ्वी विज्ञान में प्रयुक्त शब्द है, जिसका आशय एक भू आकृति इकाइयों से है, जिसे सामान्यतः उसकी धरातलीय बनावट अर्थात आकृति के द्वारा पहचाना जाता है। सामान्य भाषा में जमीन की ऊंचाई निचाई द्वारा जो आकृतियाँ बनती हैं उन्हें स्थल रूप कहते हैं। इनको इनकी आकार के आधार पर कई श्रेणियों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है, प्रथम क्रम के स्थल रूप में महाद्वीप और सागर आते हैं। द्वितीय क्रम के स्थल रूप में पर्वत, मैदान और पठार तथा तृतीय क्रम के स्थल रूप में अत्यधिक छोटे स्थल रूप जैसे घाटी, शिखर, प्रपात, बालुका स्तूप, गोखुर, झील इत्यादि। स्थल रूप अस्थायी नहीं होते हैं, बल्कि इनमें सतत परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनका अध्ययन करने वाला भू विज्ञान भू आकृति विज्ञान कहलाता है, जो भूगोल की एक शाखा है। भूगर्भ शास्त्र या भूविज्ञान में इस तरह के अध्ययन को पर्यावरणीय भूविज्ञान कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, पेंजिया का वर्णन कीजिए। पेंजिया का वर्णन कीजिए। ये भी 50 शब्दों में पूछ सकता है, 50 शब्दों में पूछ सकता है। ठीक है, 50 शब्दों में पूछ सकता है। डायनासोर के युग की शुरुआत में ट्रायसिक काल के दौरान लगभग 230 मिलियन वर्ष पहले महाद्वीपों को एक साथ एक एकल महाद्वीप के रूप में व्यवस्थित किया गया था, जिसे पेंजिया कहा जाता था। डायनासोर के अस्तित्व के 150 मिलियन वर्षों के दौरान यह महाद्वीप धीरे धीरे टूट गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राट महोदय के संतुलन सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, प्राट महोदय के संतुलन सिद्धांत को समझाइए। इस संबंध में प्राट महोदय ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका यह स्पष्ट मत था कि भूगणितीय गणना में गलती के कारण यह अक्षांशीय कोण में अंतर संभव नहीं है। उनका मानना था कि आकर्षण में कमी इसलिए हुआ कि हिमालय के नीचे द्रव्यमान अपेक्षा से कम है, अथवा कल्याण के दक्षिण भाग में भूपर्पटी का द्रव्यमान अपेक्षा से अधिक है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी की भूपर्पटी में क्षैतिज दिशा में चट्टानों के घनत्व में अंतर के कारण इनका मानना है कि हिमालय जो समुद्र तल से बहुत ऊपर है, यदि पृथ्वी पर उससे एक स्तंभ यानी कि ऐसे बना रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे रहता है। ठीक है,
मान लिया जाए तो उसका मान लिया जाए तो उसका जन्म तत्व मतलब कि जो इसमें मिस्टेक हो गया है, ये घनत्व है, घनत्व कम होगा, जबकि पठार के स्तंभ का घनत्व उससे अधिक, मैदान के स्तंभ का घनत्व और भी अधिक तथा समुद्र के नीतल के स्तंभ का घनत्व सर्वाधिक होगा। परंतु उनका यह भी मानना है कि पैनल में यह अंतर केवल 112.7 किलोमीटर तक ही होता है। इसके नीचे की चट्टानों में क्षैतिज दिशा में घनत्व एक समान होता है। क्षैतिज दिशा मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं कि ऊपर नीचे होता रहता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है भूकंप की परिभाषा लिखिए। तो सिंपल भाषा में भूकंप की परिभाषा समझते हैं। ये भी 200 शब्दों में भी आ सकता है और 50 शब्दों में भी लिखने को आ सकता है, या करके 500 शब्दों में भी लिखने को आ सकता है। ठीक है, भूकंप की परिभाषा लिखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग भूकंप के बारे में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग भूकंप के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं। भूकंप एक ऐसी अद्भुत घटना है जो बिना किसी चेतावनी के घटती है और इसमें ज़मीन का भयंकर रूप से हिलना और इसमें ज़मीन तथा इसके ऊपर मौजूद संरचनाओं का बुरी तरह से हिलना शामिल है। ठीक है, भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। आसान शब्दों में भूकंप का परिभाषा है, भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह को हिलने को कहते हैं। यह पृथ्वी का स्थलमंडल, ठीक है, स्थलमंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। के कारण होने वाली भूकंपीय त्वरण की वजह से होता है। भूकंप बहुत हिंसात्मक हो सकता है और कुछ ही क्षणों में लोगों को गिराकर चोट पहुंचाने से लेकर पूरे नगर को ध्वस्त कर सकने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो ये भूकंप की परिभाषा थी जो सिंपल भाषा में समझाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है गाइजर किसे कहते हैं, गाइजर किसे कहते हैं या गीजर किसे कहते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोगों को समझ नहीं आता होगा कि गीजर और गाइजर क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका उत्तर। उष्णोत्सव गीजर या गाइजर दोनों स्वीकार्य है। एक प्रकार का पानी का चमचा होता है जिसमें समय समय पर पानी जोरों से धरती से शक्तिशाली फव्वारे की भांति फूटता है। जैसे में आप लोग देखते होंगे ऊपर फेंकता है फव्वारे, जैसे में चौराहे पर लगा रहता है फव्वारे फेंकने वाला, वही उसी की बात कर रहे हैं। और साथ में भाप निकलती हैं। यह पृथ्वी पर कम स्थानों में ही मिलते हैं क्योंकि इनमें निर्माण के लिए विशेष भूतापीय व अन्य भूवैज्ञानिक परिस्थितियों की जरूरत होती है। लगभग सभी उष्णोच्च सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में होते हैं और उष्णोच्च बनाने में मैग्मा की समीपी मौजूदगी आवश्यक है। सतही जल धीरे धीरे लगभग 2000 फुट की औसत गहराई पर मैग्मा द्वारा गर्म करे गई चट्टानों से संपर्क में आता है, जिससे भारी दबाव की स्थिति में इस पानी में उबलाव आता जाता है। फिर भाप और गर्म पानी का यह मिश्रण भयंकर दबाव में सतह की ओर दौड़ता है और उष्णोत्स के मुख से फट पड़ता है। दुनिया में कोई 1000 गीजर है, जिनमें से आधे अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न पूछ रहा है लावा और मैग्मा में क्या अंतर है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग ज़रूर इसको भी देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। ठीक है, मैग्मा और लावा के बीच मुख्य अंतर स्थान पर है। मैग्मा और लावा का निर्माण चट्टान के अत्यधिक गर्म होने से होता है, जहाँ यह चिपचिपा हो जाता है। मैग्मा और लावा के बीच मुख्य अंतर यह है कि जब यह पिघलती हुई चट्टान पृथ्वी के भीतर होती है तो इसे मैग्मा के रूप में जाना जाता है, लेकिन जब मैग्मा सतह पर पहुंचता है और ज्वालामुखी से फटता है तो यह लावा बन जाता है। ठीक है, अब कोई भी पूछ सकता है कि मैग्मा क्या है। मैग्मा बहुत से ऐसे हैं जिनके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मैग्मा क्या है, तो हम बता रहे हैं आपको सिंपल भाषा में। मैग्मा पिघली हुई या अर्ध पिघली हुई चट्टान है जो पृथ्वी की सतह के नीचे पाई जाती है। यह घातक या पिघली हुई चट्टान ज्वालामुखी के नीचे मैग्मा कक्ष में रहती है या घुसपैठ बनाने के लिए भूमिगत रूप से जम जाती है। मैग्मा या तो चट्टानों में दरारें भर सकता है या विस्फोट में ज्वालामुखी से बाहर आ सकता है। मेंटल में मैग्मा उत्पादन के कुछ तंत्र है, विसंपीड़न, पिघलना, गर्म होना और सॉलिड्स का कम होना। ठीक है, ये हो गया मैग्मा क्या होता है। अब लावा के बारे में जानते हैं कि लावा क्या होता है और कैसे निकलता है। ठीक है, ज्वालामुखी से निकलकर सतह पर पहुंचने वाला मैग्मा आधिकारिक तौर पर लावा बन जाता है। यह एक अर्धठोस जलता हुआ गर्म पदार्थ है। अध्ययन से पता चलता है कि लावा की मोटाई या चिपचिपाहट के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये लावा की परिभाषा। ठीक है, क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि लावा किसे कहते हैं या लावा क्या है, जो 50 शब्दों में लिखने को आ सकते हैं एग्जाम में। तो आप लोग सिंपल भाषा में लावा और मैग्मा के समझा सकते हैं। अगला प्रश्न है मैग्मा को कक्ष से बाहर आने में क्या मदद करता है। ये भी क्वेश्चन उठ सकता है और आ भी सकता है एग्जाम में। तो चलो देखते हैं। मैग्मा मेंटल चट्टानों के आंशिक पिघलने से बनता है। जब ये पिघलती चट्टानें के ऊपर की ओर उठती हैं तो मैग्मा से गैस के अणु घोल से बाहर निकल आते हैं और बुलबुले बनाते हैं। ये बुलबुले ऊपर उठते ही फैल जाते हैं। इन बुलबुलों का दबाव आसपास की ठोस चट्टानों से ज़्यादा होता है और दरारें पैदा करता है। मैग्मा इन संरचनाओं में बहता है और सतह पर आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है लावा धुंध क्या है और यह खतरनाक क्यों है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यह तब होता है जब पिघला हुआ लावा में समुद्र में बहता है। समुद्री जल के साथ जोरदार प्रक्रिया करके एक अलग प्रकार का गैस प्लान बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस स्थान पर धुंधली और हानिकारक की स्थिति उत्पन्न होती है जहां लावा समुद्र को छूता है। यह धुआं स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, भाप और छोटे ज्वालामुखीय कांच के कणों का एक परेशान करने वाला मिश्रण होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।